हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम फास्ट में स्वागत है। मैं संदीप सर। आज हम लोग बात करते हैं चार्टर एक्ट, जो कि संविधान में इससे पहले की क्लास रेगुलेटिंग एक्ट हो चुकी थी। आज के सेशन में हम लोग समझेंगे कि चार्टर एक्ट क्या था। तो सबसे पहले ये पूरा का पूरा जो आप संविधान पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी पैटर्न पे पढ़ रहे हैं, जो किसी भी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं और ये समझते हैं कि ये चार्टर एक्ट क्या है। ये देखिएगा, चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट चार्टर एक्ट जो है एक प्रकार का अधिकार पत्र है। इसका मतलब है कि ब्रिटिश द्वारा वहां से, जैसे ब्रिटिश सरकार जो वहां से पारित करती थी, एक अधिकार पत्र जिसे चार्टर एक्ट कहा जाता है। इस एक्ट की शुरुआत आपने पिछले सेशन में देखा होगा कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में शुरू होता है और ये 1773 के बाद आप देखेंगे कि सेटलमेंट एक्ट आता है और ये कुछ मतलब 1786 तक जाते जाते रेगुलेटिंग एक्ट समाप्त हो जाता है। जो पहला चार्टर एक्ट आता है उसकी शुरुआत जो है, यदि देखा जाए तो 1793 में पहला चार्टर एक्ट की शुरुआत होती है। तो अब देखिएगा, चार्टर एक्ट हमारे पास 1793 हो जाएगा, फिर आपका 1813 हो जाएगा, 1833 हो जाएगा, 1853 हो जाएगा। इतने चार्टर एक्ट जो है पारित हुए। हर एक चार्टर एक्ट पारित होने का जो समय था वो 20 वर्ष के लिए था। इसका मतलब है कि इस 20 वर्ष के दौरान अलग अलग तरीके से या अलग अलग कानून बनाने के लिए यह एक्ट पारित किया गया था। अब बात करते हैं चार्टर एक्ट 1793, इसकी बात करते हैं। इसमें क्या हुआ था, इसमें जो चीजें हुई थी, जैसे हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर सीधे इस चार्टर एक्ट में लिखा था कि कोई भी जो ब्रिटिश अधिकारी है यहाँ से भारत से ब्रिटेन जाएगा तो उसके लिए अनुमति लेनी होगी यहाँ के गवर्नर से। इसका मतलब जो यहाँ का बंगाल का गवर्नर है वो अनुमति देगा, तभी कोई ब्रिटिश अधिकारी जो है ब्रिटेन जाएगा। सभी अधिकारियों का जो वेतन है वो अब जो है किससे दिए जाएंगे, भारतीय राजस्व से दिए जाएंगे। ऐसा इस बिल में ये कानून लाया गया था। इस कानून में जो है चार्टर एक्ट 1793 जो है इसी वजह से आया। और हर एक चार्टर के बीच आप देखेंगे 20 साल का जो है समय है। देखिए यहाँ पर 20 साल, यहाँ पर 20 साल और यहाँ पर 20 साल। इसका मतलब है कि हर एक बिल पारित होने के लिए आपको कितना समय लग रहा था, 20-20 वर्ष का समय लग रहा था। अब बात करते हैं कि हर एक बिल में क्या क्या लाया गया था। ठीक है, तो ये देखिएगा, अब हम लोग बात करते हैं पहला चार्टर एक्ट जो है ये हो जाएगा 1793। इसमें क्या था, इस चार्टर एक्ट की बात किया जाए तो इसमें सबसे पहला कानून क्या था। सबसे पहला कानून था कि ब्रिटिश अधिकारी, इसका मतलब है कि ब्रिटिश अधिकारी अधिकारी बिना अनुमति के, बिना अनुमति के, बिना अनुमति के भारत नहीं छोड़ेंगे, भारत नहीं छोड़ेंगे। इसके लिए आपको अनुमति लेना पड़ेगा, तभी भारत से वापस जा सकते हैं। उससे पहले वापस नहीं जा सकते। ये चार्टर एक्ट 1793 में बताया गया। फिर चार्टर एक्ट 1793 में और क्या बताया गया कि जितने भी ब्रिटिश अधिकारी के वेतन वगैरह है, ये देखिएगा, सभी कंपनी के अधिकारियों का वेतन, कंपनी के अधिकारियों का वेतन, कार्यों का वेतन, अब ये कहां से दिए जा रहे हैं, भारतीय राजस्व से दिए जाएंगे। ये देखिएगा, भारतीय राजस्व से दिए जाएंगे, राजस्व से दिए जाएंगे, ऐसा कानून लाया गया। मतलब कि अब यहाँ पर जो कानून था कि जो भारत से राजस्व, अच्छा ये भारत का राजस्व क्या था, अस्थाई बंदोबस्त था, अस्थाई बंदोबस्त। इसीलिए तो लाया गया था कि यह अस्थाई बंदोबस्त एक प्रकार का ऐसा कानून लाया गया था जिससे कि जिसे हम लोग जमींदारी व्यवस्था कहते हैं। इस व्यवस्था के जरिए जो भारत बंगाल में राजस्व इकट्ठा हो रही थी और उसी राजस्व का यहाँ के अधिकारियों को वेतन देने का प्रावधान बनाया गया था। इसी को हम लोग बोलते हैं अस्थाई बंदोबस्त। इसका मतलब है यही हमारा क्या था, जमींदारी व्यवस्था थी, जमींदारी व्यवस्था। अब देखिए, इसके अलावा आप देखेंगे कि इस तरह से राजस्व इकट्ठा करने के लिए
जमींदारी व्यवस्था चली, अस्थाई बंदोबस्त, रैयतबाड़ी, महलबाड़ी, ये सभी व्यवस्था जो है अलग अलग समय पे आई ताकि राजस्व ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा किया जा सके और इनको वेतन दिया जा सके। देखिए, अब कंपनी जो है के अधिकारियों का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा, जैसे ब्रिटेन से यह कोई भी इस तरह का जो है पैसा नहीं दिया जाएगा, ऐसा कानून बनाया गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें एक पॉइंट और लिख लेते हैं। इसमें एक पॉइंट है कि जो गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल, ये देखिएगा, गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल और और कार्यकारिणी परिषद, कार्यकारिणी परिषद, जो कार्यकारिणी परिषद था, गवर्नर जनरल और कार्यकारिणी परिषद, कार्यकारिणी परिषद के बहुमत, बहुमत, बहुमत पर, बहुमत पर आधारित निर्णय लिया जाएगा। ये देखिएगा, निर्णय लिया जाएगा। कोई भी कानून बनाया जाएगा उसके लिए उनको क्या जरूरत होगी, एक तो गवर्नर जनरल की जरूरत होगी, दूसरे कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों की जरूरत होगी, तब जाकर के जो है यहाँ पर निर्णय होगा, मतलब प्रांतीय शासकों के विरुद्ध निर्णय होगा। इस तरह से ये कानून बनाया गया। तो ये हमारा चार्टर एक्ट 1793 में था। 1793 में ब्रिटिश अधिकारियों को बिना अनुमति का भारत छोड़ने का प्रावधान नहीं था, मतलब बिना अनुमति का वो भारत नहीं छोड़ सकते। सभी कंपनी के अधिकारियों को वेतन भारतीय राजस्व से दिए जाएंगे, ये कानून लाया गया। और जो भी कानून बनेगा उसके लिए गवर्नर जनरल और कार्यकारिणी परिषद एक बहुमत देंगे, तब जाकर उसका निर्णय होगा। तो ये था हमारा चार्टर एक्ट 1793, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और ऐसा यदि एनसीईआरटी से आप पढ़ रहे हैं तो मैं श्योर बता रहा हूँ कि कुछ भी बाहर नहीं होगा और आप अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं चार्टर एक्ट जो है 1813, चार्टर एक्ट 1813। अब यहाँ पर जो चार्टर एक्ट 1813 था, ये क्या करता है? चार्टर एक्ट 1813 ने बताया कि जो हमारा राजस्व इकट्ठा हो रहा था, तो ज्यादा संख्या में अब सभी लोग भाई टैक्स दे रहे थे, तो उनके लिए लाभ तो चाहिए ही। तो लाभ में क्या किया गया कि जो भारतीय शिक्षा था उस पर 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च किए जाएंगे, ये कानून लाया गया। और फिर इसके बाद ईसाई मिशनरियों को भारत आने और उन्हें यहाँ पर रहने और यहाँ पर अपने धर्म का प्रचार करने, ये सभी अनुमति दी गई। फिर इसके बाद इन लोगों ने जो कंपनी का व्यापार था, अब वो प्रतिबंधित हुआ। केवल चीन के साथ भारत, मतलब भारत में कंपनी व्यापार कर सकती थी जो पूर्वी देशों में, और बाकी सब जो भारत के जितने व्यापार हैं अब वो ब्रिटिश राजाओं के या ब्रिटिश शासकों के अधीन कर दिया गया। इससे मालूम होता है कि ब्रिटिश के जो राजा थे अब वो डायरेक्टली जो है यहाँ से जो भी माल खरीदना है लेकर चले जाएंगे, वो कंपनी के माध्यम से वहां पर बेचा नहीं जाएगा, इतना आपको ध्यान रखना है। तो इस चार्टर एक्ट ने क्या किया, तो सबसे पहले 20 साल के लिए एक अनुमति दी गई कि भाई आगे 20 साल तक और शासन व्यवस्था या कंपनी व्यापार करेगी। तो वो तो हर में है, तो हम लोग पहले ही क्लियर कर लिए हैं। पहला देखिएगा, बात करता है कि भारतीय शिक्षा के लिए, भारतीय शिक्षा के लिए, शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा। एक बातें तो ये हो गई, किया जाएगा, वो भी कैसा, वार्षिक, मतलब हर वर्ष में 1 लाख रुपए खर्च होगा। ये राजस्व कहाँ से आएगा, जो कंपनी ने अस्थाई बंदोबस्त लगा रखा है, मतलब भारत से जो टैक्स ले रहा है वही पैसा है। इसका मतलब है कि ये पैसा कौन खर्च करेगा, कंपनी खर्च करेगी। ठीक है, ये कंपनी खर्च कर रही है और ये पैसा आ कहाँ से रहा है, अस्थाई बंदोबस्त से। इसका मतलब है कि ये जो हमारा जमींदारी व्यवस्था थी वही पैसा था। अब बात करते हैं, लेकिन इन लोगों ने इसका बेनिफिट उठाने के लिए भारत में ईसाई मिशनरियों को आने की और यहाँ धर्म प्रचार करने की, यहाँ बसने की, ताकि उनकी संख्या ज्यादा से ज्यादा बढ़े। तो ये देखिएगा, भारत में ईसाई मिशनरियों, ईसाई
मिशनरियों मिशनरियों को आने एवं ईसाई मिशनरियों को आने एवं व्यापार करने, देखिए यहाँ पर व्यापार भी वो लोग कर सकते थे, करने, सॉरी, मतलब यहाँ पर ईसाई मिशनरियों को आने और उसको कर सकते हैं प्रचार करने, धर्म का प्रचार करने, व्यापार करने नहीं, व्यापार तो कंपनी कर रही थी, धर्म प्रचार करने और भूमि खरीदने बसने, मतलब यहाँ पर बस सकते थे, बसने की अनुमति दे दी गई, अनुमति दे दी गई। अब देखिए यहाँ पर हम लोग ये बातें कर सकते हैं कि अब ईसाई धर्म के लोग भारत में आकर बस सकते थे, जमीन खरीद सकते थे, रह सकते थे। ये किस चार्टर एक्ट में ऐसा कानून लाया गया? तो ये चार्टर एक्ट 1813 था, जिसमें इस तरह का कानून लाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है 1813 चार्टर एक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो कंपनी का व्यापार था उस पर प्रतिबंध लगाया गया। ये देखिएगा, कंपनी के व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया, प्रतिबंध लगाया गया। अच्छा, कंपनी के व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन चीन के साथ चाय का व्यापार छोड़कर, इसका मतलब ये हो गया कि जो चीन के साथ चाय का व्यापार जो कंपनी करती थी उसको छोड़ करके इस तरह का जो है व्यवस्था लाया गया। इससे मालूम होता है कि जो चीन के साथ चाय का व्यापार छोड़ा गया, बाकी सब जो व्यापार था उस पर प्रतिबंध लगाया गया। अच्छा, अब बात करते हैं कि कंपनी के व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया। अब बताइए, ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में जो है ये सब प्रोग्राम बना रही है और उसी के व्यापार पर प्रतिबंध। दरअसल ये प्रतिबंध चार्टर एक्ट था, मतलब अधिकार पत्र था। अधिकार पत्र में ब्रिटिश जो शासन व्यवस्था थी, अब वो व्यापार करेगी। अच्छा, कंपनी व्यापार नहीं करेगी तो कौन करेगा? ब्रिटिश व्यवस्था। इसका मतलब है कि हम लोग सीधे ये कह सकते हैं ब्रिटिश प्रजाजन, ब्रिटिश प्रजाजन, प्रजाजन। इसका मतलब है कि ब्रिटिश प्रजाजन व्यापार करेंगे। अब सोचिए कि अब ब्रिटिश जो है, मतलब इंग्लैंड सीधे भारत पर शासन व्यवस्था की प्रोग्राम बना रहा है, सीधे भारत पर व्यापार कर रहा है। अब कंपनी के माध्यम से कंपनी ले जाकर जो सामान बेचती थी, अब वो ऐसा नहीं है। अब ब्रिटिश खुद यहाँ पर यहाँ के लाभ के बारे में समझ गया, यहाँ पर हम लोग नील की खेती करा सकते हैं, उससे बहुत बड़े मात्रा में लाभ करा सकते हैं। यहाँ तक यहाँ पर कह सकते हैं कि अफीम की खेती करा सकते हैं। यहाँ अपने अनुसार जो जिस कृषि में हमको लाभ मिलेगा, चाहे वो अफीम हो, चाहे आपका कह सकते हैं कपास हो, जिसमें हमको लाभ मिले, उसका कच्चा माल भारत में तैयार करने की जो है नींव रख दी गई। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश प्रजाजन चाहते थे कि मैं जिस तरह से चाहूं उस तरह से शासन व्यवस्था को चला सकूं। तो ऐसे में अब हम लोग एक बात तो क्लियर कर लिए कि इससे ब्रिटिश प्रजाजन की वजह से क्या हुआ कि वो अपने लाभ के अनुसार यहाँ पर जो है बना सकते थे। ये कौन सा चार्टर एक्ट था? 1813। 1813 में क्या हुआ? देखिए, भारतीय शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा, ऐसा कानून लाया गया। यह कानून वार्षिक होगा, मतलब एक वर्ष में इतना पैसा खर्चा करना है। कंपनी खर्च जो है ये कहाँ से करेगी? अस्थायी बंदोबस्त जो जमींदारी व्यवस्था थी उससे पैसा है। भारत में क्यों? क्योंकि अब ब्रिटेन से पैसा नहीं आएगा यहाँ खर्च करने के लिए। भारत में ईसाई मिशनरियों को आने और वो लोग धर्म प्रचार करने और भूमि खरीदने, यहाँ पर बसने की अनुमति दे दी गई कि वो आकर के अपनी संख्या ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकते हैं। कंपनी के व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन चीन के साथ चाय का व्यापार छोड़ करके ऐसा कानून जो है लाया गया। और अब कंपनी व्यापार नहीं करेगी तो कौन करेगा? ब्रिटिश प्रजाजन भारत में व्यापार करेंगे। अब ये बातें हम लोग क्लियर कर लिए कि कौन व्यापार करेगा? ब्रिटिश प्रजाजन। अब क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं चार्टर एक्ट 1833 की बात करते हैं, क्योंकि वो ये जो प्रोग्राम है ये अब शुरुआत होती है ब्रिटिश गवर्नमेंट की भारत में। अब देखिए और आगे बढ़ते हैं, अगला देखिएगा, यहाँ पर हम लोग ये देखिए चार्टर एक्ट 1833।
1833। चार्टर एक्ट 1833 क्या कह रहा है? चार्टर एक्ट 1833 कह रहा है कि अब जो भारत का गवर्नर जनरल है, इसका मतलब अभी तक तो बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब भारत का गवर्नर जनरल हो गया। इसका मतलब ये सीधा सीधा हो गया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है अब वो भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। तो विलियम बेंटिंग भारत का गवर्नर जनरल बन गए पहले। अब उसके अलावा जो यहाँ पर व्यापार था वो पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया गया। जो चीन के साथ एक तो छूटा था वो भी प्रतिबंध कर दिया गया कि भाई अब चीन के साथ व्यापार नहीं होगा। और मैकाले ने सिफारिश किया, विधि आयोग का गठन किया गया। भारत में पहला सबसे पुराना आयोग यही है, विधि आयोग, जो 1833 चार्टर एक्ट के तहत आया। मैकाले ने एक और सिफारिश की भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू करने की। तो यही चार्टर एक्ट के बाद जो है 1834 में भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू कर दिया गया। फिर इसके बाद इस एक्ट ने भारत में जो कह सकते हैं कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो भारत स्तर पर बन गई। और इस एक्ट ने क्या किया कि जो गवर्नर जनरल थे उसमें प्रेसिडेंसियों के अधिकार को छीन लिया, कि प्रेसिडेंसियां जो कानून बनाती थी उसके अधिकार को कम कर दिया गया। तो अब हम लोग बात करते हैं कि इसको हम लोग शॉर्ट लिस्टेड कर लेते हैं आराम से, ऐसे करके जो 3-4 पॉइंट हैं इसको छोटा छोटा बना लेते हैं ताकि आपको समझने में भी जो है आसानी हो जाए। ठीक है, तो ये देखिएगा, ये अब हम लोग बात करते हैं जैसे इस एक्ट ने क्या किया, भारत का गवर्नर जनरल दिया। भारत का गवर्नर जनरल, तो भारत का गवर्नर जनरल अभी तक क्या था, बंगाल का गवर्नर जनरल था। भारत का गवर्नर जनरल कौन बना, बेंटिंग बना। बेंटिंग, लॉर्ड बेंटिंग, लॉर्ड बेंटिंग जो बना था ये प्रथम था, प्रथम भारत का गवर्नर था जो इस एक्ट के तहत बना था। इस एक्ट ने और क्या किया, देखिए चीन के साथ चाय के व्यापार को भी प्रतिबंधित कर दिया। चीन के साथ चाय के व्यापार पर प्रतिबंध, चाय के व्यापार पर प्रतिबंध ये लगा दिया। मतलब इस एक्ट ने चीन के साथ चाय के व्यापार को भी क्या किया, प्रतिबंधित कर दिया। और अब यहाँ पर हम लोग बात कर सकते हैं कि व्यापार पर पूरी तरह से अब क्या होगा, ब्रिटिश शासन व्यवस्था, मतलब सीधे खोल दिया गया कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था यहाँ पर सीधे व्यापार करेगी, ये भी खत्म कर दिया गया। अब आते हैं, मैकाले ने सिफारिश की, मैकाले ने सिफारिश की। अच्छा, मैकाले ने किस किस चीज की सिफारिश किया था, मैकाले ने देखिए एक तो विधि आयोग की सिफारिश किया था, विधि आयोग बहुत शॉर्ट लिस्टेड आपको समझना है। और दूसरा भारत में अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा, इसका मतलब है कि ये दोनों, और ये कब बना, 1834 में भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ हो गया मैकाले की सिफारिश पर। विधि आयोग कब बना, 1833 में ही बन गया विधि आयोग, वो भी मैकाले की सिफारिश पर। सबसे पुराना आयोग यदि पूछेगा कौन सा है तो विधि आयोग है, भारत में सबसे पुराना आयोग है विधि आयोग। तो ये मैकाले ने इस कानून को लाने के लिए क्या किया था, सिफारिश किया था। इसका मतलब है कि विधि आयोग हो चाहे अंग्रेजी शिक्षा हो, ये किसने किया था, मैकाले ने किया था। अब बात करते हैं कि अब यहाँ पर इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल, जो भारत का गवर्नर जनरल था उसे कहा गया और कानून बनाने का अधिकार जो प्रेसिडेंसी थी उसको समाप्त कर दिया। ये देखिएगा, इस अधिनियम ने, अधिनियम, इस अधिनियम ने भारत के प्रेसिडेंसी के अधिकार को छीन लिया, प्रेसिडेंसी के अधिकार को छीन लिया, अधिकार को छीन लिया। इसका मतलब है कि जो प्रेसिडेंसी का अधिकार था वो इसी अधिनियम ने समाप्त कर दिया। तो 1833 चार्टर एक्ट बहुत नहीं, आसानी से आप यदि ऐसे चार्ट वाइज बना लिए तो भी आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये पूरा एनसीईआरटी है और एनसीईआरटी आप 6 से लेकर के 12 तक ना पढ़ करके पूरी हमारी क्लास आप देख लीजिए, आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई भी एग्जाम आप इस क्लास की लगातार यदि इस क्लास को पढ़िए और अपने से नोट्स बनाइए, कोई भी एग्जाम आप निकाल सकते हो। और ये क्लास पूरी तरह से फ्री है और हर एक बच्चा इसका लाभ ले सकता है। ठीक है, तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें देखिए चार्टर एक्ट 1833 ने क्या किया, भारत का गवर्नर जनरल
बेंटिंग को बनाया। ये बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। यदि यहाँ पर हम लोग और बढ़ाएं तो ये देखिएगा, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था, अंतिम गवर्नर जनरल, तभी तो भारत का गवर्नर जनरल बना। अब यहाँ पर चीन के साथ चाय का व्यापार पूरी तरह से प्रतिबंध, इसका मतलब है अब यहाँ पर हम लोग दूसरा पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हैं, पूर्ण व्यापार पर प्रतिबंध, व्यापार पर प्रतिबंध। इसका मतलब है कि अब व्यापार पर पूरी तरह से प्रतिबंध हो गया। मैकाले की सिफारिश पर देखिए 2 आयोग बने, एक विधि आयोग बना, एक अंग्रेजी शिक्षा, मैकाले की सिफारिश पर। हालांकि बाद में मैकाले ने 1854 में जाकर के इसी ने भारतीय शिक्षा को आधुनिकरण करने के लिए वुड डिस्पैच लाया था। तो एक कानून ये लाया था वुड डिस्पैच, लेकिन इसमें नहीं लाया था, ये लाया था 1853 के था, ठीक है, इसी ने मैकाले ने सिफारिश किया था। तो हम लोग 1853 में उसको पढ़ लेंगे। फिर बात करते हैं, इस अधिनियम ने भारत में प्रेसिडेंसी के अधिकार को छीन लिया, मतलब प्रेसिडेंसी जो थी वो कानून बनाने का जो पावर था वो भी खत्म कर दिया, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं चार्टर एक्ट 1853। देखिए लास्ट चार्टर, चार्टर एक्ट 1853, ये देखिए ये अंतिम चार्टर एक्ट था। यहाँ पर क्या किया गया था, इसका मतलब है कि यदि हम लोग बात करें कि अंतिम चार्टर एक्ट ने क्या क्या कानून बनाए थे, तो ये बातें हम लोग क्लियर कर जाएंगे कि अंतिम चार्टर एक्ट में जो कानून बना था वो कानून बना था आपका, जो भारत में सिविल सेवा परीक्षाएं, प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर सिविल सेवा में भारत को अनुमति दे दी गई। इसके अलावा जो कह सकते हैं कि इसमें जो कार्यकारी परिषद था उसके सदस्यों की संख्या थोड़ी सी कम कर दी गई, 24 से 18 कर दिया गया। उसमें भी 6 जो है ब्रिटिश क्राउन से चुन करके आएंगे। तो ये सब कुछ बदलाव जो है किया गया। हालांकि इसमें मैकाले ने सिफारिश किया, तो बाद में आप देखेंगे 1854 में जाते जाते जो है भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव रखी गई, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं, उसे वुड डिस्पैच कहा जाता है। वुड डिस्पैच जो कानून आया था 1854 में आया था, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारा ये चार्टर एक्ट 1853 बना। तो चार्टर एक्ट 1853 में हम लोग क्या करेंगे, ये देखिएगा, चार्टर एक्ट 1853। तो चार्टर एक्ट 1853 कहता है कि जो ब्रिटिश में, मतलब ब्रिटिश जो संसद है, ये देखिएगा, ब्रिटिश ब्रिटिश अधिनियम के द्वारा, अधिनियम के द्वारा सदस्यों की संख्या, देखिए यहाँ पर सदस्यों की संख्या संख्या 24 से 18 कर दी है। देखिए पहले 24 से अब कितना कर दिया, 18 कर दिया, ठीक, ये बातें क्लियर हो गई। दूसरा, भारत में सिविल सेवा, भारत में जो सिविल सेवा था इसे प्रारंभ कर दिया गया। भारत में सिविल सेवा सेवा प्रारंभ कर दिया गया, प्रारंभ कर दिया गया। जानते हैं ये जब सिविल सेवा प्रारंभ कर दिया गया तो ये किस आधार पर किया गया, प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर। जैसे हम लोग कंपटीशन देते हैं प्रतियोगी परीक्षा के आधार, इससे पहले प्रतियोगी परीक्षाएं नहीं हुआ करती थी। प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर जो सिविल सेवा के लिए अनुमति दी गई, ये सिविल सेवा के लिए अनुमति चार्टर एक्ट 1853 के तहत दिया गया था, जिसके तहत ये बताया गया कि अब परीक्षा दे करके आप सिविल सेवा अधिकारी बन सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस एक्ट ने और क्या किया। जैसे जो 18 थे ना, ये 18 में से 6 क्राउन द्वारा नियुक्त होंगे। एक बातें और है, जैसे एक तो 18 नियुक्त होंगे, 24 से 18 किया गया, उसमें भी 6 क्राउन द्वारा नियुक्त होंगे जो ब्रिटिश संसद है। फिर इसके बाद अब बात करते हैं कि यहाँ पर सीधी भर्ती सेवा शुरू हो गई। प्रतियोगी परीक्षाएं क्या थी, सीधी भर्ती थी, सीधी भर्ती। यदि पूछेगा भारत में सिविल सीधी भर्ती। अब मैकाले की सिफारिश पर, मैकाले की सिफारिश पर, सिफारिश पर, मैकाले की सिफारिश पर इन्होंने क्या किया कि जो मैकाले था उसने सिफारिश किया कि भाई भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव पड़ी, आधुनिक शिक्षा की नींव पड़ी, शिक्षा की नींव पड़ी। अब ये आधुनिक शिक्षा की नींव क्या थी, वुड डिस्पैच था, वुड डिस्पैच। अच्छा, वुड डिस्पैच कानून कब आया था, 1854 में आया था वुड डिस्पैच।
इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोलते हैं। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, शिक्षा का मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा। यदि पूछेगा कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है, वुड डिस्पेक्स को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसका मतलब है कि इस तरह से अब हम लोग ये कह सकते हैं कि ये आपका भारत में प्राथमिक शिक्षा की नींव पड़ गई, एक तरह से ये कहा जा सकता है। जो भारत में प्राथमिक शिक्षा था वो किस चार्टर एक्ट के द्वारा लाया गया था, तो 1853 चार्टर एक्ट ने भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव रख दिया। फिर बात करते हैं कि यहाँ पर एक बातें और सामने आई, वो क्या थी, ये देखिए इसमें था कि पहली बार विधान, देखिए पहली बार विधान परिषद में, इसका मतलब है विधान परिषद में पहली बार विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधि की शुरुआत हुई। स्थानीय प्रतिनिधि की शुरुआत हुई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रतिनिधि की शुरुआत हुई, ये देखिए इसका मतलब है कि अब स्थानीय प्रतिनिधि मतलब देशी रियासत हो चाहे जो भी हो, अब वो भी जो है चुन करके जा सकते थे। इसी को बोला जाता है स्थानीय प्रतिनिधि। स्थानीय प्रतिनिधि की शुरुआत जो है किस एक्ट द्वारा हुआ था, तो ये हुआ चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा। क्लियर हो गया। हम इसमें क्या पढ़े हैं, ब्रिटिश अधिनियम द्वारा संसद के सदस्यों की संख्या कम की गई, 24 से घटाकर 18 किए गया, जिसमें 6 तो क्राउन नियुक्त करेगा, मतलब ब्रिटिश संसद ही नियुक्त करेगा। भारत में सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभ किया गया, जिसको प्रतियोगी परीक्षाएं या सीधी भर्ती उसको बोल सकते थे। कि भारत में सीधी भर्ती परीक्षाएं जो है सिविल सेवा के लिए कब शुरू किया गया, 1853। मैकाले की सिफारिश पर आधुनिक शिक्षा की नींव पड़ी, जिसे वुड डिस्पेक्ट कहते हैं। 1854 में ये कानून आया था, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। पहली बार विधान परिषद में स्थानीय मतलब निकाय जो होते थे, मतलब स्थानीय सदस्य, चाहे वो देशी रियासत हो चाहे ब्रिटिश प्रांत हो, उनसे स्थानीय क्षेत्र से चुन करके उसमें जाएंगे। तो ये व्यवस्था जो है आपका 1853 के तहत लाया गया था। ये थे भारत में चार्टर एक्ट। और एक चीज ध्यान रखिएगा, इसे अंतिम चार्टर एक्ट बोलते हैं। यदि हम लोग बात करें तो इसे अंतिम चार्टर एक्ट कहा जाता है, अंतिम चार्टर एक्ट कहा जाता है। तो अंतिम चार्टर एक्ट किसको कहा जाता है, तो चार्टर एक्ट 1853 को अंतिम चार्टर एक्ट कहा जाता है। इतना ये इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा पॉइंट। तो आज के सेशन में हम लोग चार्टर एक्ट को अच्छे से समझ लिए। अगले सेशन में हम लोग फिर पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम। ठीक है, चलिए आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।